नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। कल जो आपने रिस्पांस दिया है हमें, उसका मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार आपको व्यक्त करता हूँ और आपसे ऐसे ही सकारात्मक उत्तर की जो प्रति उत्तर आप हमें देते हैं, जो हमारी मेहनत का फल दे रहे हैं। फल ये है कि आप उसको देखते हैं और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी तो आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने अपने वादे के अनुसार, जो कि कल हमने आपसे किया था कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए हम जियोग्राफी का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें हमने कल इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर दिया भी था जिसमें पूरा सिलेबस का अध्ययन हम लोगों ने किया था। तो वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, जिसमें सबसे पहले चीज़ें जो होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। कैसे क्या है वो सब अभी बताते हैं आपको, पहले कुछ बातें तो हो जाएं। भाई, बातें ज़रूरी हैं। देखिए, बात नहीं होगी तो फिर आप हमारी बात समझोगे नहीं, हम आपको बात अपनी समझा नहीं पाएंगे कि आखिर हमारा मोटिव क्या है और आपका गोल क्या है। ठीक है, आप हमारी बात सुनिए, आप हमको अपनी बात सुनाइए। कहोगे सर अब आप हम अपनी कैसे सुनाएं, ऑनलाइन तो हो नहीं रहा है, ऑफलाइन है वीडियो। फिर भी आपके पास कमेंट बॉक्स है, वहाँ आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तो आपको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपसे यही बात कह दूँ कि जो भी बच्चे इस नए चैनल पर जुड़े हुए हैं, पहली बात ये औपचारिकता निभा दें, वैसे आप लोग करते भी हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी बच्चों को दें, शेयर करें जो भी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 बैच के लिए। आप इस चैनल पे आकर जुड़िए। मैं दिग्विजय सिंह आपको जैसा अपने यथाकथित वादे के अनुसार अपना पाठ्यक्रम स्टार्ट कर रहा हूँ और पूरा अंत तक लेकर चलूँगा, बीच में कहीं साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। बस आपका भी कुछ जो नैतिक कर्तव्य बनता है, चाहे आप मेरे दोस्त हों, मेरे भाई हों, मेरे बहन हों, हमारे मित्र हों, हमसे सीनियर हैं या हमसे जो जूनियर हैं, आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने सहपाठियों को, साथियों को अपने इस चैनल पर जोड़िए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जियोग्राफी का जो है फर्स्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लोग आज समझेंगे कि पृथ्वी क्या है, कैसे है पृथ्वी, कैसे इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो फिजिकल जियोग्राफी आज हम लोगों को स्टार्ट करना है, भौगोलिक भूगोल। ठीक, इससे पहले कल एक सवाल हमने पूछा था आपसे कि दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो इसमें मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है, दो हमारे बहुत ही अच्छे जो प्रतियोगी हैं उनके उत्तर आए थे, जिनमें से सबसे पहले दिया था उत्तर रागिनी सिंह जी ने, जिनका उत्तर था मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में, और बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा उत्तर दिया था आशीष निषाद जी ने, जिनका उत्तर था प्रशांत महासागर में ही है मेरियाना गर्त, और इसकी गहराई है 10,898 मीटर। तो आप दोनों लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस लगा मुझे, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, और ऐसे ही लगे रहिए। इस तरह के जवाब पाकर मेरा काफ़ी हौसला बढ़ता है और आपसे सभी से ऐसे ही प्रत्युत्तर की उम्मीद है। मैं जो भी प्रश्न पूछूंगा, जो भी बच्चा उत्तर देगा, मैं उसका कमेंट बॉक्स का नाम जो पढ़ूंगा, मैं अगले वीडियो में आपका नाम यहाँ पर ज़रूर लूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक शायरी हो जाए। शायरी क्या हो जाए कि शायरी, आप देखिए शायरी अच्छी तो याद आ नहीं रही है, तो कोई नॉर्मल सी शायरी ऐसे ही हो जाए कि अब तक जो किया उस किए की कसम, मेरे दिल में जले हर दिए की कसम। अब तक जो किया उस किए की कसम, मेरे दिल में जले हर दिए की कसम। मैं जहाँ आस ले रोज बैठा रहा, मैं जहाँ आस ले रोज बैठा रहा,
लौट आओ उसी हाशिए की कसम, लौट आओ उसी हाशिए की कसम। उम्मीद करता हूँ इन लाइनों का मतलब आप सकारात्मक ढंग से लोगे और आप इससे प्रेरणा लोगे, क्योंकि हर चीज़ का डबल मीनिंग होता है। एनीवे, आई थिंक अब हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, नहीं आप भी कहोगे क्या फर्जी का बकबक कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत अच्छी चीज़ देने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो वी शुड गोइंग टू लर्न आवर लेसन, टू स्टडी आवर टॉपिक। ओके, यस, आइए देखते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे पहले कल इंट्रोडक्शन में, उसमें से आज हम फिजिकल जियोग्राफी डिस्कस करने जा रहे हैं। जस्ट अ मिनट। फिजिकल जियोग्राफी, ठीक। फिजिकल जियोग्राफी यानी भौगोलिक भूगोल, भौगोलिक भूगोल। कहीं कहीं भौगोलिक या भौतिक लिखा रहता है, ठीक। फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल में आप समझ पा रहे हैं, जैसे हम लोग फिजिकल में क्या करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, डिप्स उप्स मारते हैं, कसरत करते हैं, है ना। अरे देखिए भाई साहब सामने हैं, ये तो खूब ज़्यादा कसरत करते हैं। आप भी करते हैं, सभी करते हैं ये तो फिजिकल में क्या होगा, इसी तरह जो अपना बाहरी शरीर होता है, एक भौतिक वस्तु होती है, भौतिक चीज़ें होती हैं जो क्षणभंगुरवाद है, नष्ट होना है जिनको, जो फिजिकल चीज़ें हैं, तो उसी फिजिकल चीज़ों का अध्ययन करेंगे जिसमें हमने कल आपसे डिस्कस किया था। क्रस्ट आता है, मेंटल आता है, कोर आता है, यानी क्रस्ट क्या, भूचटपटी, वो भूपरपटी। भूपरपटी और मेंटल, कोर, ये सब चीज़ें डिस्कस। फिर मैग्मा, लावा, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भौगोलिक भूगोल। भूगोल जानते तो हैं, लेकिन भूगोल का मतलब आप सभी को पता है। एनीवे, मैं आज फिर से बता देता हूँ। देखिए, जियोग्राफी, इसको हम तोड़ लें पहले, जियो प्लस ग्राफी, ठीक। जियो का मैंने बताया था, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। ये वाला नहीं, अंबानी जी वाला, हेलो हेलो नेटवर्क नहीं आ रहा है अंबानी साहब, वो वाला नहीं। जियो, जियो का मीन मतलब होता है अर्थ। ग्राफी, अब देखिए, आप कभी सुनते होंगे ग्राफिक्स होती हैं। ग्राफिक्स मतलब क्या होती है, कोई पिक्चर्स टाइप की होती हैं, चित्र टाइप के होते हैं, चलचित्र होते हैं, है ना। वीडियोग्राफी होती है ना, टेलीग्राफी होती है। इस तरह के जो ग्राफी होते हैं, ग्राफी का मतलब वो एक होता है स्टडी, किसी चीज़ की अध्ययन करना चित्र के माध्यम से। तो इसमें भैया क्या है, कौन से चित्र हैं, मैप के माध्यम से। जिसको मैप नहीं आता है उसको भूगोल नहीं आती है, और जो नहीं मैप पढ़ना चाहता है वो भूगोल भी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन हम आपको सिखाएंगे। और ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप मेरे साथ जो मैं कहूँ, आप सामने वाले को कुछ समझते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई जो कुछ भी मानते हैं, तो मेरी ये बात सिर्फ माने कि भूगोल पढ़ने के लिए जो कल बातें मैंने बताई थी, नहीं पता है पहले पीछे का वीडियो देखिए, तब आपको सिलेबस पता चलेगा क्या पढ़ना है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जो औजार चाहिए, उपकरण चाहिए, वो सब पीछे बताया है, तो वो सब लेकर बैठे हैं। क्या, एटलस की बुक, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, सादा पेपर, काले नीले पीले हरे बैंगनी वाले पेन, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और मैप झड़ाझड़ बनाते रहिए सादे पेपर पे, हर एक चीज़ का मैप। ग्राफी, ग्राफी को मैंने बताया, ग्राफी का मतलब हो गया स्टडी, यानी आपका आंसर लगाना है, यानी स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक। हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए, भू प्लस गोल, समझ रहे हैं। भू का मतलब क्या, भू, धरा, धरती, अवनी, ये सब क्या होती है, पृथ्वी के नाम होते हैं, तो धरती कर दीजिए इसको। गोल कह दो भैया, गोल का मतलब क्या है, राउंड ना, गोल का मतलब होता है स्टडी। यहाँ पे आप समझिए अध्ययन होगा, अध्ययन यानी धरती का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन या धरती का अध्ययन, भूगोल का मतलब ये होता है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये सब चीज़ें कल भी बता चुके हैं, तो डोंट वरी। एंड अब हमको अध्ययन करना है,
ठीक है। अध्ययन करना है तो सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले वो भी जान लेते हैं। आइए, तो ये तो आपका था सिर्फ एक डिस्कशन टाइप का, मतलब हमने मीनिंग बता दिया जियोग्राफी का। अब जो फिजिकल जियोग्राफी है इसमें क्या हमें स्टडी करनी है, तो सबसे पहले हम इसका टॉपिक जान लेते हैं। जैसे लैटीट्यूड पढ़ेंगे, लैटीट्यूड, लैटीट्यूड को क्या कहते हैं, अक्षांश, आप सभी जानते हैं। लॉन्गिट्यूड, ये नंबर 1 हो गया, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड देशांतर। अब देखिए मैंने क्यों इसको स्टार्ट किया, बल्कि फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने कल आपसे बताया था कि हम क्रस्ट, मेंटल कोर ये सब स्टार्ट करेंगे, मैग्मा, लावा। लेकिन यहाँ पे मेरा एक मोटिव है। क्या मोटिव है आप समझिए। देखिए जो लैटीट्यूड्स हैं इनसे मैं दो चीजें आपको निकाल के दूंगा, एक आपके लिए होगा और दूसरा ये। पहला क्या होगा इसमें, पहले बताएंगे पृथ्वी की दूरी या पृथ्वी पे स्थानों के लिए, यानी लोकेशन, सीधी सी बात आप पहले समझिए, लोकेशन यानी स्थिति, ठीक। लैटीट्यूड से कैसे, वो अभी आप क्लियर हो जाएगा आज के लेक्चर में, ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। दूसरा काम क्या होगा, इसी लैटीट्यूड से हम एक चीज और निकालेंगे, वो होता है टाइम का, सॉरी, क्लाइमेट यानी मौसम। ये दो चीजें हमको कहां से पढ़नी है, लैटीट्यूड से। कहोगे सर ये अक्षांश रेखाओं का मतलब ये कैसे बता देंगे, आपकी स्थिति क्या है ना, और फिर स्थिति चलो समझ में, मौसम कैसे बता देंगे, सब्र रखेंगे आप, बहुत अच्छी चीजें बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लॉन्गिट्यूड से हमको क्या बताना है, इससे हम आपको बताएंगे टाइम कॉन्सेप्ट, टाइम कॉन्सेप्ट यानी समय की अवधारणा, समय की अवधारणा, ये बात आप समझ लीजिए। कैसे बताएंगे, लॉन्गिट्यूड जब आएगा अगला टॉपिक तो लॉन्गिट्यूड पे डिस्कस कर लेंगे, क्यों टेंशन लेते हैं, देखते रहिए। थर्ड चीज है, अब जब मान लीजिए कोई चीज है, हम उसकी स्थिति जान गए, उसका मौसम जान गए, उसकी समय भी जान गए, अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे, तो उसमें जैसे हमारे आ जाते हैं, थर्ड टॉपिक आ जाएगा, जैसे हमने ले लिया प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, हिंदी में क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तन की, प्लेट विवर्तन की। इसमें आएंगे आपका कोरो, मेंटल, क्रस्ट, ये सब आ जाएंगे। जब प्लेट टेक्टोनिक होगी, एक नीचे जाएगी एक ऊपर जाएगी, सबडक्शन जोन वगैरह बनेंगे, सब चीजें होंगी, दरार होगा, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भाई जो है लावा निकलेगा, लावा निकलने में क्या होगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, यानी अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक को क्या कहते हैं, भूकंप, भूकंप आएगा तो भाई ज्वालामुखी भी आने हैं, भाई बहन दोनों, तो ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी आएंगे, फिर उसी में कन्वेक्शन करंट वगैरह भी आती हैं, यानी वहां से कन्वेक्शन करंट जब निकलेगी तो हम उसके लिए वहां से निकाल सकते हैं क्या, जियोमैग्नेटिज्म, जियो मैग्नेटिज्म, यानी क्या होता है, भूचुंबकत्व, भूचुंबकत्व, भूचुंबकत्व जब आ जाएगा तो फिर हम यहां से निकालेंगे सबसे जबरदस्त टॉपिक, यानी आइसोस्टेसी, प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी यानी असंबद्धता का सिद्धांत, असंबद्धता का सिद्धांत, ठीक।
प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी हो गया, जियोमैग्नेटिज्म हो गया, वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, प्लेट टेक्टोनिक हो गया। ठीक, तो ये सब टॉपिक्स हैं एक्सेट्रा जो भी आते जाएंगे हम बताते जाएंगे आपको। तो ये हमारा कंसेप्ट है मतलब पढ़ने का। हम वन बाय वन करके निकालेंगे। सबसे पहले लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड के बाद प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक के बाद अर्थक्वेक, वॉल्केनो, जियोमैग्नेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी, लैंडफॉर्म्स भी पढ़ेंगे। हालांकि ये प्लेट टेक्टोनिक के बाद ही लैंडफॉर्म आ जाता है। एनीवे आप ऐड करना चाहें तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए छठा हम ऐड कर दे रहे हैं लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल। जो स्थल मंडल बन के आएंगे उनके बारे में हम लोग जानेंगे। हो सकता है ये चीज़ आपको यहाँ मैथ में सॉरी बोर्ड पे ना दिख रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे लिख देता हूँ। ठीक, वैसे दिख रही होगी। तो ये तो हमें पढ़ना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। ठीक, ले चुके होंगे, मेरी फोटो भी ले लीजिए, बढ़िया आ रही होगी। नहीं आ रही, ठीक है। तो ये आपने देखा कि हमें पढ़ना क्या चीज़ है। अब हम डिस्कस करेंगे मेन चीज जो हमें पढ़नी है क्या है। थोड़ा सा भी स्पेस है ही है, देखते हैं। देखिए जो जियोग्राफी है, हमने बताया जियोग्राफी, जियोग्राफी है, इसमें आप देखते हैं जियो प्लस ग्राफी यानी स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ। अब स्टडी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का अध्ययन, लेकिन हम कैसे अध्ययन करेंगे भाई। देखिए किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए हमको उसका परिमाप पता होना चाहिए। जैसे आपने कहा सर जी हमारी लंबाई जो है 7 फीट की है। हम पूछेंगे भैया कैसे लंबाई 7 फीट की, कहेंगे सर जी है। अरे तो उसके लिए हम कोई फीता वीता लाएंगे ना, फीता लाएंगे नहीं तो लाठी रखी बाबा की लठिया से माप दे, भैया लो 7 फीट के है, बाबा की लाठी 7 फीट की है, हो गए 7 फीट के। वही एक मेजर करने के लिए कोई चीज होगी तो उसके लिए सबसे पहली चीज पेरीमीटर यानी परिमाण चाहिए। तो हम स्टडी करने के लिए इक्विपमेंट्स हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्विपमेंट्स उपकरण होने चाहिए। यानी इसके लिए हम नंबर 1 मान लिया हमारे पास पेरीमीटर चाहिए कुछ, पेरीमीटर हिंदी में कहते हैं परिमाण। कोई परिमाण होना चाहिए 8 फीट 10 फीट 20 फीट 50 फीट। मान लीजिए हमारा जो स्टूडियो है ये 10 बाई 20 का है, ठीक ऐसे कुछ मान लिया। अब इसके लिए हमको क्या कुछ मेजरमेंट के लिए अभी क्यूबॉइड होगा, घन घनाभ कुछ भी होगा ना। मान लीजिए आधार है, दीवारें हैं, छत है, ये क्या है क्यूब हो गया है, ये क्यूबॉइड हो गया, तो घन या घनाभ हो गया। अब इसका वॉल्यूम हम निकालें या सरकमफ्रेंस निकालें, सॉरी सरकमफ्रेंस नहीं कर्व सरफेस एरिया निकालें यानी आयतन निकालें या वक्र पृष्ठ निकालें, कुछ भी निकल सकता है। एनीथिंग व्हाट यू वांट टू रिसीव यू कैन गेट। टूटी फूटी इंग्लिश है लेकिन चलेगी। तो पेरीमीटर हो गया। अब इसके बाद हमें जब पेरीमीटर पता चल गई तो तब हम बता सकते हैं कि हमारा कैसा कमरा है, क्यूब है, क्यूबॉइड है या रेक्टेंगुलर है या ट्रायंगुलर है, बता सकते हैं ना। ट्रायंगुलर नहीं है यार, ऐसे थोड़ा ना है कमरा। ठीक, तो शेप, दूसरी चीज शेप हम निकाल सकते हैं यानी आकार। ये दो चीजें हमें पृथ्वी के लिए भी चाहिए। ये रहा। अब कहोगे सर ये थोड़ा सा चक्कर समझ में आया कि हाँ भाई पृथ्वी को भी अध्ययन करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके भी कुछ पैरामीटर्स होंगे, उसका कुछ आकार होगा। तो ये सब हमें जानना है आज के लेक्चर में। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं हट जाता हूँ, ले चुके होंगे। अब मैं इसको रख करके फिर से सब बताता हूँ आपको।
काफी बड़ा बोर्ड हो गया है, रफ करने का 2 मिनट लग जाएगा। चलिए, अब जैसा भी रख हुआ है आप आगे देखिए। अब हमें पढ़ना है, यानी स्टडी करने के लिए हमको चाहिए थी शेप चाहिए, पहली चीज, सॉरी फर्स्ट, ये सेकंड चीज है। फर्स्ट थिंग हमें चाहिए पैरामीटर्स, यानी परिमाण, और दूसरी चाहिए आकार। अब आप जान लीजिए हमको पढ़ना है अर्थ, पृथ्वी। अब पैरीमीटर्स तो बाद में आएंगे, पहले तो उनको शेप जाने, भाई पृथ्वी कैसी है। चलिए आप कमेंट करके बताइए हमें पृथ्वी का आकार कैसा है। ओ, कमेंट कैसे करोगे? कमेंट तो नहीं कर सकते भाई, अभी नहीं। कमेंट करेंगे आप, बाद में करेंगे। वैसे अब क्या करेंगे मैं खुद बताऊंगा। चलिए, यहाँ पे आपको बताने का समय भी नहीं है। पृथ्वी का शेप, तो पृथ्वी को मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, एक रफली डायग्राम होगा, आप ज़्यादा सीरियस मत इसको लेंगे, मैं इधर ही बना लेता हूँ। देखिए, ठीक, चलिए ये मान लिया अर्थ है, तो इसका आकार कैसा होता है सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ, क्योंकि पूछने का समय नहीं है। ऑनलाइन अगर हो रहा होता तो पूछता भी। खैर आप कमेंट करके बताइएगा, ईमानदार बच्चे हैं उनको पता भी होगा। पृथ्वी का शेप, इसका हम सबसे पहले जान लेते हैं शेप कैसा है। शेप यानी आकार कैसा है, आकार। तो कुछ हमारे भाई तो कहेंगे अंडाकार है, कुछ कहेंगे मुर्गीकार है, कुछ कहेंगे बकराकार है, कोई बता रहा आलूकार है, नहीं कोई बता रहा सर जी आलूकार नहीं है, टमाटर की तरह है। तो एक हमारे भाई साहब हैं, ये सामने बैठे हैं, ये क्या बता रहे जानते हैं? टमाटर का नहीं सर जी, सर जी करेले की तरह है। करेले की तरह नहीं, करेले की तरह नहीं। कोई ये बता रहा संतरे की तरह। तो भैया ऐसा कोई आकार नहीं है, इसका एक ऐसा नाम है जो आपने सुना ही नहीं है। देखिए वो शेप क्या है, उस शेप का नाम है, पृथ्वी का जो शेप है उसका नाम है जियोइड। जियोइड, ये अंग्रेजी में जो लिखा है यही हिंदी में लिखा होता है, जियोइड। जियोइड, ऑइड, समझ गए? सॉरी, जियोइड, जियोइड शेप में होती है। और दूसरी बात है, आप देखते हो, अब ये तो हमें ये शेप पता चल गया ये कैसी है, ये एक जियोइड है, ठीक है। अब आपको पहली कंफ्यूजन तो खत्म हो गई कि पृथ्वी अब अंडाकार नहीं है। ये जियोग्राफिकल टर्म पढ़ रहे हैं, ये कोई ऐसी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं हिंदी में पढ़ रहे हैं पृथ्वी अंडाकार है, गोलाकार, टमाटरकार, प्याजकार है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी कैसी है? जियोइड शेप में। सेकेंड थिंग जो है आपकी, अब इसके लिए ये तो आप शेप जान गए, अब शेप के लिए पैरीमीटर्स चाहिए। पैरीमीटर्स में क्या चाहिए? पैरीमीटर्स में इसमें कुछ लाइंस होती हैं, मैं अलग अलग पेन से बताता हूं आपको। पहले तो कुछ जो लाइनें बना लूं, ये आप देख पा रहे होंगे। यही हमारे पैरीमीटर्स होते हैं। ये हमारा कुछ देख पा रहे होंगे आप, कुछ हरे कलर वाली जो लाइनें हैं, ये वाला कलर,
ये हरी कलर वाली, ये आपकी देख रहे होंगे ये कैसी है, ये है वर्टिकल, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ठीक, आप इस कलर वाली जो देख पा रहे हैं ये कैसी है, ये है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, जिसको आप कैसे ये भी समझ सकते हैं, जो वर्टिकल वाली है ये है, हॉरिजॉन्टल ये होती है। सीधी सी बात है, जिनको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यानी ऊर्ध्वाधर क्षैतिज में दिक्कत है वो सीधी याद रखें। जो हॉरिजॉन्टल होती है उनको कहते हैं पड़ी लाइन, और जो वर्टिकल होती है खड़ी लाइन, पड़ी खड़ी, पड़ी खड़ी। ठीक, ये भी आप समझ सकते हैं। तो इनको हम नाम देते हैं, जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल्स को ही हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। हिंदी में क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। ठीक, जो हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं इनको बोलते हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। तो आप समझ गए। देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जो पड़ी रेखाएं होती हैं यूं, और जो देशांतर होती हैं कैसी, जो यूं यूं होती हैं ऐसे ऐसे शेप में, ये देशांतर होती हैं, ये अक्षांश होती हैं। देखिए आप सभी लोगों को ये सब चीजें पता होंगी, लेकिन मैंने जो आपसे वादा किया है कि मैं बेसिक से समझाऊंगा, एकदम जीरो से, जिसने कभी भी नहीं पढ़ा है हमको उनको भी लेकर चलना है, समझ रहे हैं ना। तो आप समझिए हमारी बातों को, हाँ अंत तक देखिए, तब आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीख गए। ये आप तो समझ गए। तो अब हम इसमें बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये भैया जो लाल वाली है ये तो आपकी हो गई अक्षांश, और जो हरी वाली है ये हो गई देशांतर। और इसको हमने मान लिया, ये जो लाइन है रेड वाली ये 0 डिग्री हो गई, 0 डिग्री, यानी इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा या ग्रेट सर्कल जिसको बोलते हैं। अभी ये सब नाम आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे नाम आए, सब्र रखिए बस। ये आपका होता है नॉर्थ पोल, ये पोल है, नॉर्थ ना साउथ, अभी कुछ नहीं, खैर लिख देते हैं नॉर्थ पोल, ये लिख दिया हमने साउथ पोल। ठीक, थोड़ा सा बताने के लिए आपको। अब आप देख रहे होंगे एक चीज इसमें, आप देख रहे होंगे क्या ये बीच में थोड़ा सा इसका डायमीटर ज्यादा है, दिख रहा होगा, एब्सोल्युटली ज्यादा है, बीच में ज्यादा है। क्यों ये ज्यादा है, क्यों ये ज्यादा है भाई, ये ग्रेट सर्कल के पास ज्यादा क्यों हो गया, पोल्स पे क्यों ज्यादा नहीं हुआ? क्वेश्चन तो उठना चाहिए, उठा भी होगा जहन में, मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं, मैं जवाब भी दूंगा। देखिए बीच में ज्यादा होने का मतलब है, पहली बात तो बीच का जो डायमीटर है अप्रोक्सीमेट कितना है मैं वो आपको बता देता हूं। जो बीच का डायमीटर है यानी जो विषुवतीय व्यास है, इसको कहते हैं इक्विटोरियल डायमीटर, डायमीटर विषुवतीय व्यास जो 0 डिग्री वाला है, ये लगभग आपका पड़ता है 24,897 माइल, 897 माइल, समझ रहे हैं? 1 माइल बराबर 1.7 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर, और ये आप देख, सॉरी 1.6 किलोमीटर, एंड ये आप देख पा रहे हैं 24,897 माइल, मतलब कितना चौड़ा व्यास है इसका, डायमीटर इतना बड़ा है ना। जंजीर बढ़ाकर साधी ने हा दुर्योधन बांधी ने, या देख पवन मुझ में लय है, या देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व बोलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, जंजीर बढ़ाकर साधी ने हा दुर्योधन बांधी ने। ये कविता है कृष्ण की चेतावनी,
मैंने बहुत ही अच्छी अपनी मुंह से मुखार बिंदु से अपने दूसरे चैनल DK कविता हाउस पे दी है, सुनाई है। आप वहाँ से सुन सकते हैं। वो मेरा सेकंड चैनल है पोएट्री के लिए, वहाँ पे मैं कविता सुनाता हूँ। एक कविता माँ के ऊपर सुनाई है, एक ये कृष्ण की चेतावनी सुनाई है जब दुर्योधन को सुनाने जाते हैं, संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं प्रभु समझाने के लिए, लेकिन वो मानता नहीं है। तो वहाँ की है, आप वहाँ सुनिएगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डोंट वरी। एनीवे, विश्ववती व्यास। लेकिन आपने कहा सर विषुवत पे ज़्यादा है। जी हाँ, दिख भी रहा है। पोल्स पर कम है। जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। बता देता हूँ कितना होता है पोल्स पर। पोल डायमीटर यानी ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास कितना होगा? ध्रुवीय व्यास जितना ये है माइनस का कितना कर लीजिए आप, माइनस का कर लीजिए 83 माइल MILE, तो ये निकल आएगा। यानी अगर माइनस कर लेते हैं तो 7 से 3 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 4, 9 से 8 चला जाएगा 1 और बाकी 8 4 2, यानी 24,814 माइल। ये जो 83 माइल का गैप पड़ गया है, ये 83 माइल का गैप पड़ गया है ऊपर जाने पर, इस जगह पर, इस जगह पर। और ये जो बड़ी वाली है ये आपकी पूरी यहां है, ठीक। तो ये आपने देखा। अब हम आपको बताते हैं, यानी आप देख रहे हैं इक्वेटोरियल डायमीटर जो अर्थ का है वो इतना ज्यादा है और पोल्स पर पृथ्वी पतली है। पोल्स पर क्यों? पोल्स पर डायमीटर 83 माइल कम होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का शेप जो है जीवाइड टाइप का है। बीच में जो फुलाव आ गया है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बल्ज दिखता है आपको, जस्ट अ मिनट, ये जो है ये क्या है? ये बल्ज दिख रहा है, बल्ज, फुलाव। वाई? ये फुलाव क्यों आया? आपका सवाल होना चाहिए कि सर ये फुलाव यहाँ पे क्यों आया। बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आपने इसका, मैं आंसर देता हूं। आंसर मैं यहीं पे देता हूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे? ये क्या होता है? थोड़ा सा वेट करिए, मैं अभी बताता हूं। हिंदी में कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। अंग्रेजी वाले परेशान ना हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा सा साइंस का है, एकदम नॉर्मल सा, लेकिन साइंस में बनने कहाँ दूंगा। देखिए, जब घर में हमारी दादी या मम्मी लोग क्या करती हैं, मथानी जानते हैं ना गांव वाले तो होंगे, वो तो समझ रहे होंगे मथानी क्या होती है। वो माठा का एक बटुआ होता है गगरी टाइप की, और उसमें देखते होंगे मथानी लेकर ऐसे 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 क्रीम फेंकती हैं तो माठा माठा नीचे बैठ जाता है और क्रीम क्रीम ऊपर निकाल लेती है। वो एक्चुअली माठा जो खाते हैं वो साधारण माठा नहीं है, वो माठा ऐसा ही है जो एक मतलब मलाई मलाई ऊपर आ जाती है, वो एक फोर्स लगता है वहां पे, ये जो ऐसे ऐसे चलाने से फोर्स लगता है। सेम ऐसे ही अर्थ भी तो रोटेट करती है। अर्थ की रोटेशन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, यू नो वेरी वेल। पृथ्वी का जो घूमने का चक्कर है ये कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ये जो बीच में बल्ज हो गया, पुलाव हो गया, ये इसी तरीके के जब ये बल लगता रहा, ये घूमती रही, रोटेट करती रही पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे ऐसे मूव करती रही, ठीक। ये मूव करते करते इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा और ये बाहर की तरफ बल्ज हो गई। चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण अगर दें हम आपको, तो जैसे आप देखते हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो उसका मैल वैल बाहर हो जाता है, ये भी आप जानते हैं। तो ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। एंड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स देयर वी नो वेरी वेल। एंड अगर आप नहीं जानते हैं तो साइंस स्टार्ट होने वाली है, फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वेट करिए, बस थोड़ा सा आप सपोर्ट दीजिए। मैं यहाँ पे आपको फ्री में सब कुछ दूंगा और ऐसा दूंगा जो फिर कभी नहीं ऐसा होगा। जैसे कहा नहीं कृष्ण जी ने, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो रण बहुत तगड़ा होगा। अपने चैप्टर का बैच का भी नाम है भाला फेंक सीरीज, तो भैया भाला फेंकना ही। तो अपकेंद्रीय बल की वजह से ये बल्ज हो गया। अब आप देख रहे हैं हमने आपका दिया था ध्रुवीय व्यास ऊपर कम क्यों हो गया, इसका रीजन वाई डायमीटर डिक्रीज। व्यास ऊपर कम क्यों हो गया?
कारण है रीजन पोल्स आर फ्लैट, समतल या चपटे, चपटे हैं, वहां पे बल्ज नहीं है ना, वहां सकरापन है, वहां पे समतल चीजें हैं। समतल होने की वजह से वहां पर जो है इसका डायमीटर डिक्रीज हो गया है। आप देख पा रहे हैं भाई, पोल जो ऐसे है यूं मिलकर गया है यूं, और ऊपर से आपको देखता है ये गुंडा नहीं रखा है, वो ऐसे है वहां पे, समझ रहे हैं, और बीच में डायमीटर ऐसे है पूरा ऐसे, मतलब आप समझ रहे हैं फैला हुआ है, लेकिन ऊपर चपटा है, इस वजह से वहां पे कम हो गया। पृथ्वी की रोटेशन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, मेरे पास इधर भी जगह है, आप देखिए मोशन पृथ्वी की कैसी होती है, गति, तो आप जानते हैं वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व। कैसे, मैं अगर इधर बना देता हूं तो आप देख लीजिए यूं होती है, ये आप सभी जानते हैं, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है। तो ये पृथ्वी ऐसे घूमती है, इस तरह से जा रही है, इस तरह से जाती है, ठीक, मोशन ये है फ्लो होने का, वेस्ट टू ईस्ट। आपको ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपको कुछ और बताता हूं। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे एक चीज, जो ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, इसमें दो चीजें बनती हैं, मैक्सिमम मिनिमम, यानी सबसे ज्यादा कहां पे गुरुत्वाकर्षण होता है, सबसे कम कहां होता है। तो भैया सबसे कम होता है आपका विषुवत रेखा पे, यानी ग्रेट सर्कल, भूमध्य रेखा, और सॉरी सबसे कम, और सबसे ज्यादा कहां पे होता है, पोल्स पर, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है। मैक्सिमम आप कह लीजिए 9.8 या 10 न्यूटन तक होता है। तो आप समझ सकते हैं गुरुत्वाकर्षण मैक्सिमम होगा पोल्स पर, जस्ट मिनट, पोल्स ये ध्रुवों पर होगा, ध्रुवों पर, और मिनिमम कहां पे होगा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा, इसका मतलब क्या है भूमध्य रेखा, यानी कि आप समझ सकते हैं इक्वेटर, ठीक। ये आपके जितने भी सवाल बन सकते थे सिर्फ पृथ्वी की शेप से लेकर के, आप पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने बताया डायमीटर कैसे है, क्यों फूला है, ऊपर है चपटा है, क्यों चपटा है, ये सब सवाल आप सुनिए। फिर ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, ग्रेविटेशन सबसे कम कहाँ है, फिर पृथ्वी की शेप कैसी है, पृथ्वी को मेजर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो वर्टिकल लाइंस होती हैं जिनको हम लोग देशांतर कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड कहते हैं। हॉरिजेंटल जो होती हैं यानी क्षैतिज, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं, यानी अक्षांश बोलते हैं। ये सब पृथ्वी की गति कैसी है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ये भी आपने जाना। गति कैसी करती है, रोटेशनल मोशन करती है, ये भी आपने जान लिया, ठीक है। सारी चीजें आपने जान लिया। पृथ्वी बीच में फूली क्यों है, बल्ज क्यों हो गया है, क्यों, क्योंकि इसमें एक बल लगा है जिसका नाम है अपकेंद्रीय बल। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ले चुके होंगे। अब रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगर आपको मजा आ रहा है तो आप एक काम करिए, काम ये है कि भाई साहब शेयर वेयर कर देना, और वो तो वैसे करेंगे भी आप लोग, ये तो पूरी उम्मीद है, विश्वास भी है, और आप पे तो अपने आप से ज्यादा विश्वास है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लग रही होगी। और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि चीज़ें दिन पर दिन बेहतर ही करूँगा। जो भी चीज़ें हैं, अभी थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होगी मैं आगे और बेटर करूँगा। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उन्हीं चीज़ों के ऊपर, लैटिट्यूड्स के बारे में जानते हैं। क्या है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड
यानी अक्षांश रेखा है। हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षांश। सबसे पहले जहन में आता है सर हम लैटिट्यूड तो पढ़ लेते हैं, कितने हैं, 111 है, ये है वो, पता नहीं 180 है, 82 है, ये सब याद करने क्या मतलब है? आप समझिए पहले लैटिट्यूड क्या है। कुछ तो जवाब दे रहे होंगे, बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं भी पता है। कॉपी पेन नक्शा के लिए ये सब जो मैंने बताया है 3-4 प्रकार के पेन, ये सब मटेरियल लेकर बैठिएगा। सुनिए, अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? तो अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा, पहली बात तो सुनिए, पहले हिंदी वाले सुनिए फिर इंग्लिश में बोलता हूं। वह काल्पनिक रेखा जिसके द्वारा पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का पता लगाते हैं उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, ऐसी काल्पनिक रेखा जिसके द्वारा पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का पता लगाते हैं उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। हम स्थिति का पता कैसे लगाते हैं इसमें पहले अभी बात जानिए। तो यह एक दूरी होती है, ये एक कोणीय दूरी होती है। कोणीय दूरी होती है, जैसे आप सुनते हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 37 डिग्री, 28 डिग्री वगैरह वगैरह, जितने भी डिग्री हो, ठीक। तो डिग्री के माध्यम से हम पता लगाते हैं और इसी डिग्री को कोणीय दूरी कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं? तो अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके द्वारा पृथ्वी पर किसी भी स्थान का हम लोग डिस्टेंस पता करते हैं, और डिस्टेंस वो भी कैसी? कोणीय दूरी, दूरी जो भी है वो भी कोणीय दूरी है, ठीक। मेजर कहाँ से करते हैं, मापते कहाँ से हैं? पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से मापते हैं। तो ये सब चीजें मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि मैं स्लाइड वाला तो पढ़ा नहीं रहा, मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको लिखना है। आप एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं जैसा आप एज्यूम करिए, ठीक है। महसूस करिए, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में, नवाबों का शहर, सिटी ऑफ नवाब, हम लोग तो वहीं से हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी शहर अच्छे हैं, बट लखनऊ की एक अलग ही विशेषता है, ठीक है। यहाँ मेहमान नवाजी यही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। तो आइए कभी लखनऊ में, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में, जो हैं वो मुस्कुराते हैं, जो नहीं है कभी आइए। खैर, तो एनीवे, तो हम बता रहे थे आपको यह एक काल्पनिक रेखा है जो कोणीय दूरी बताती है पृथ्वी की, और वो भी कहाँ से? पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। ये आपको समझ में आ गया। इंग्लिश वाले हमारे भाई सुनिए, लैटिट्यूड इज नथिंग बट only an imaginary line, only an imaginary line which indicate the location on the earth from the center of the earth. I am going to repeat, please listen, be carefully. सुनिए, latitude is nothing but only an imaginary line which indicate the location of a place on the earth, location of a place on the earth from the center of the earth. It is nothing but it is an angular distance which is measured in degrees like 90 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री वगैरह वगैरह, डिग्री। तो समझ रहे हैं? अरे अंग्रेजी वाले भाई हमारे समझदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे सभी भाई बहन बहुत ही अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आगे आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या क्लास है, आगे समझते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दिया है, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ इमेजिनरी डिस्टेंस होती है, कैसे मापते हैं ये आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, ये कोई एक है मान लीजिए, ठीक है, 0 डिग्री मैंने बताया, ये आपकी 0 डिग्री है। हमने कहा कोई व्यक्ति है 17 डिग्री पे खड़ा हुआ है, पृथ्वी का 0 डिग्री ये है, ये मान लीजिए यहाँ पे होगा, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह यहाँ पे होगा 17 डिग्री। कहाँ से हम मेजर करेंगे? ये रहा आपका सेंटर, हम यहाँ से धर दिए इसे, ये आपका 17 डिग्री हो गया। हमने कहा वो 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल पर खड़ा है, यहाँ पे हमने मेजर किया
और ये उठा बना दिया कि ये भैया 66.5 डिग्री का है। थिंग्स आर वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, आप सीधी सीधी समझ सकते हैं। समझ रहे हैं ना कोणीय दूरी कैसे निकाली जाती है। अभी मैं एप्लीकेशन इसके लास्ट में सिखाऊंगा, डोंट वरी, बस बने रहिए। देखिए मैं इसको रख करता हूं। अब इस पे आइए, हम एक एक चीज डिस्कस करते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो आपकी ये वाली लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। ठीक, ये आपकी जो है इसको हमने मान लिया 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये आपकी हो गई 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये आ गई 23.5 डिग्री साउथ। ये आपकी आ गई 23.5 डिग्री साउथ। ये आपका आ गया 90 डिग्री साउथ। ये आपकी आ गई 90 डिग्री नॉर्थ। इतनी बातें तो पता हो गई। अब इनके नाम भी आप जान लेते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल या विषुवत वृत्त, महावृत्त, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ये सब नाम है 0 डिग्री के। ग्रेट सर्कल यानी एक और रह गया अंग्रेजी वाला इक्वेटर, ये सब विषुवत रेखा के नाम। 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहते हैं मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी बताऊंगा कि क्यों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, थोड़ा वेट रखिए। क्यों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जानते हैं ना, तो थोड़ा सा समय दीजिए, देखते जाइए, बहुत मजा आएगा। 66.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशन है, आप सभी को पता है। आर्कटिक वृत्त, अंग्रेजी वाले आर्कटिक सर्कल। ये क्या है, मकर रेखा, मकर रेखा, अंग्रेजी क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या है, अटलांटिक वृत्त, सॉरी अंटार्कटिक, जस्ट अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंटार्कटिका सर्किल। आप देख पा रहे होंगे ये 0 डिग्री है, इसको ग्रेट सर्कल, विषुवत वृत्त, महावृत्त, विषुवत रेखा, इक्वेटर, ये सब बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी तरह मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया हमने, 66.5 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, 66 डिग्री, 66.5 डिग्री अंटार्कटिका वृत्त जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। तो ये नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां से गुजरती है, और ऊपर जो है आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक वृत्त जो है, आर्कटिक वृत्त से जो भी मतलब देश गुजरते हैं वहां सब बर्फ बर्फ पाई जाती है, सब जानते हैं, ऊपर आर्कटिक ओशन पड़ता है। ठीक, ये सब आपको चीजें पता है। अब मैंने कहा कर्क रेखा है, कर्क रेखा, इसका नाम कर्क रेखा क्यों पड़ गया है। कर्क रेखा को मैं बता देता हूं, थोड़ा सा एक फैक्ट है, दुनिया में
70% जो कैंसर के मरीज पाए जाते हैं दुनिया में, 70% कैंसर के मरीज इसी कर्क रेखा के पैरेलल में जितने भी देश आते हैं, कर्क रेखा पर जितने भी देश आते हैं, इन्हीं देशों में पाए जाते हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, सर बहुत इंग्लिश बोल रहे हो सब, थोड़ी सी आती है बस वही प्रयोग कर रहे हैं तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पास थ्रू द मिड पार्ट ऑफ इंडिया, यू नो वेरी वेल। गुजरात से गुजरती है, उधर मिजोरम त्रिपुरा तक जाती होती है, बीच में 8 अपने राज्य आते हैं, इन सब से होते हुए जाती है। तो भारत में जो कैंसर के रोगी पाए जाते हैं भैया, इसी के आसपास ज़्यादा पाए जाते हैं, ये फैक्ट है। इस वजह से इसका नाम रख दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, क्योंकि कैंसर का नाम होता है कर्क रोग हिंदी में, जानते होंगे हमारे हिंदी वाले भाई। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा सा कुछ और फैक्ट इसमें बताते हैं। फैक्ट इसमें अगला ये हम जोड़ना चाहते हैं, देखिए अब आपको मैं कुछ वर्क दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसके जवाब देंगे, अगर नहीं देंगे तो कल मैं वीडियो में आने के बाद लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारे उत्तर बताऊंगा। क्या है वो सवाल? आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट अ मिनट, आई वांट टू चेंज माय मार्कर। जो आपका मैं बता देता हूं, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? पहला सवाल, विषुवत रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 2, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कितने देशों से होकर गुजरती है? तीसरा सवाल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न ये कितने देशों से होकर गुजरती है? अगला सवाल, आर्कटिक सर्कल ये कितने देशों से होकर गुजरता है? अंटार्कटिका सर्कल ये कितने देशों से होकर गुजरती है? ये आपके 5 सवाल हैं जो आपके घर में करके लाने हैं। ये आपसे मैंने होमवर्क है आपका, होम। अब स्पेलिंग पे ध्यान रख देना, बता रहा हूँ HOME होती है, इतना इंग्लिश आती है लेकिन वो गलत लिख गया। आपसे 5 सवाल हैं। भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? पहला सवाल। कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? दूसरा सवाल। फिर मकर रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है? तीसरा सवाल। आर्कटिक वृत्त विश्व के कितने देशों से होकर गुजरता है? चौथा सवाल था। 5वां सवाल है अंटार्कटिक वृत्त कितने देशों से होकर गुजरता है? ये 5वां सवाल। तो ये 5 सवाल हैं आपके जो आपको बताने हैं, समझ गए? जी हाँ। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो परेशान मत होइए, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, विद मैप बता दूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैप अभी बनाने आ जाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, फिर उसको सेट करना पड़ेगा मेरे को पहले से, ठीक? ये सब चीजें हैं। तो एनीवे कल मैं आपके सामने एक मैप बनाऊंगा और जल्दी से बता दूंगा। अब हमको और अंदर थोड़ा सा पढ़ना है कि आप सब नाम वाम जान चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रख करता हूँ, ठीक? अब देखिए अब आते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या पर। अक्षांश रेखाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ लैटिट्यूड, नंबर ऑफ लैटिट्यूड। तो इसमें सबसे पहली बात आपसे पूछेंगे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, यानी हाउ मेनी लैटिट्यूड्स, हाउ मेनी लैटिट्यूड लाइंस, ठीक? अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? आपसे पहला सवाल यही आता है, पूछ लिया हमने, अक्षांश
रेखाओं की संख्या। तो आप देखिए, अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड। आप सभी को याद नहीं रखना, देखिए कैसे आप ये देख रहे हैं 0 डिग्री ये हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर 90 तक ऊपर, इसी तरह 90 तक नीचे। तो आप देखते हैं 0 डिग्री एक हो जाएगा प्लस 90 डिग्री नॉर्थ प्लस 90 डिग्री साउथ, ये टोटल 1 प्लस 90 प्लस 90 कितने हो गए, 90 90 80, 90 90 180 और 181 टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड। पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल आपसे ये है जो है कितने सारे वृत्त पाए जाते हैं, यानी अक्षांशीय वृत्त लैटिट्यूड सर्कल कितने पाए जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है, पहली बात तो ये वो ग्रेट सर्कल है, विषुवत सर्कल, यानी सबसे बड़ा वृत्त यानी लार्जेस्ट सर्कल या ग्रेट सर्कल जिसको बोलते हैं। ग्रेट सर्कल क्या है, इक्वेटर यानी 0 डिग्री। अब पूछ लिया वृत्तों की संख्या यानी नंबर ऑफ सर्कल्स कितनी। कह दोगे सर जब 181 लाइन है तो 181 सर्कल भी होंगे। भैया आप गलत बोल रहे हैं, ठीक गलत क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा करेक्शन है। क्यों, जो 90 डिग्री नॉर्थ है 90 डिग्री साउथ है वो कोई रेखा वहां नहीं है, वहां पे एक पोल है और एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। और पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज अ लोकस, और लोकस यानी बिंदुपथ, और बिंदुपथ कोई सर्कल नहीं बनाता है, और बिंदुपथ जो होता है एक कोई बिंदु से ना सर्कल बनती है ना लाइन बनती है, आप समझ लीजिए, ठीक। तो इसी वजह से वृत्तों की संख्या क्या करते हैं, 180 माइनस एक नॉर्थ का माइनस हो जाएगा और एक साउथ का, तो कितने माइनस हो जाएंगे, ये एस लिखा है, तो 180 माइनस 2 बराबर 179, 179। ये भी आपको चीज क्लियर हो चुकी है, ठीक। अगला सवाल आपसे जो पूछा जाता है कि अगर पूछ लिया जाए अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, ये तो सिर्फ नंबर ऑफ अक्षांश था, हाँ ठीक, नंबर ऑफ लैटिट्यूड था, अक्षांशों की संख्या थी ये। अब अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर जब पूछता है, क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, पूछे नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स अक्षांशों की संख्या कितनी तब 181, अगर पूछे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी, अक्षांश रेखाओं की संख्या, वो भी जस्ट सेम। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट होता है, बिंदु जो होता है, आप यहां पे लिख लीजिएगा नोट बना करके, एक अलग से नोट बना के लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं इसको लिखिए। बिंदु ना कोई वृत्त बनाता है ना कोई रेखा बनाता है, अतः ये क्या होगा, वहां पे आपके सिर्फ लैटिट्यूड में काउंट हो जाएंगे, बट ये आपका कोई सर्कल वर्कल नहीं बना पाएगा ना रेखा बना पाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या भी आप जानेंगे, जस्ट सेम होती है, आंसर 179। आपको ये 4-5 क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्लियर कर दिए, समझ गए। अब हम यहां से आपको 2-3 क्वेश्चन और जोड़ते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे हर 1 डिग्री, मान लीजिए एक मैं छोटा सा सर्कल बना के दिखाता हूं आपको, ये कोई एक है, मान लीजिए अर्थ है ना, ये 0 डिग्री है, फिर ये 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 1 2 3 4, देख पा रहे होंगे यहाँ पे सब डिफरेंस है,
यानी यहाँ पे ये अगर मान लीजिए ये कोई सर्कल है तो यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे जा रहे हैं, तो सब में देखिए 1 1 का डिफरेंस है, यानी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री। समझ पा रहे हैं? 1 डिग्री का अंतर पड़ रहा है, यही अंतर जो है दूरी कहलाती है, और ये अंतर दूरी जो है दो अक्षांशों के बीच की दूरी कहलाती है। दिस डिफरेंस इज नथिंग बट ओनली नोन एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। व्हाट इज द एग्जैक्टली इन किलोमीटर्स वी आर गोइंग टू राइट। देखिए वो क्या होती है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 1 डिग्री। ओहो, 1 डिग्री होती है। बात समझ में आ गई? 1 डिग्री होती। आप कहोगे सर ये डिग्री तो होती है, डिग्री में थोड़ा उनको पता, डिग्री तो दिख भी रही है। ये भाई ये 1 डिग्री हो गई, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे चलेगा 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये 90 डिग्री, सब ऊपर 90 तक नीचे। तो भैया कुछ होता है, 1 डिग्री बराबर जो होती है, 1 डिग्री बराबर होती है 111.2 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन आप याद रखिए 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। आप समझ लीजिए 90 डिग्री ऊपर जाओ, 90 डिग्री नीचे जाओ, एक बीच में है, तो 111 किलोमीटर से 180 का गुणा कर दें, इतनी सारी डिस्टेंस किलोमीटर में है हमारी। समझ गए बात? ठीक है। अब इसकी एक और यूनिट होती है, किलोमीटर की एक सेकंड यूनिट है। एक यूनिट तो आपको पता चल गया, दूसरी यूनिट क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? देखिए भारत में जो है खोजकर्ता थे तो, लेकिन भारत में इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे। पहले भूगोल इस तरह खोजी नहीं जाती थी, खोजी भी गई तो रिटन नहीं है। और आप समझ सकते हैं, जब आप किसी, मान लो मैं पड़ोसी का जमीन खरीद लें, लेकिन उसका क्या है, अब लिखवाया नहीं, रजिस्ट्री करवाई नहीं, तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? नहीं ना। इसी तरह पहले भारत में खोजी जाती थी चीज़ें बहुत सारी, बट उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था। लिखित प्रमाण जब लिखने का समय आया, तब अपने यहाँ अंग्रेजों का शासन, पैसा इनके पास है, खोज करता ये है, तो समझ रहे हैं, सब लंदन में खोजबीन हुई है सब। अब वहाँ पे जब खोज हुई तो नाम अपना देंगे ना, ये थोड़ा राम दुलारे चाचा ने खोज की है, नहीं राम आसरे पियारे काका ने खोज की। ऐसे जो अपने यहाँ हिंदुस्तान में नाम रहते हैं, तो इस तरह के नामों पे नहीं, वो अपना कोई नाम रख दें, गोरे। अब गोरे गोरे लोग थे तो उन्होंने नाम रख दिया सीधे गोरे यूनिट रख दी, जिसका नाम है गोरे। गोरे ये पृथ्वी पर दूरी मापने के लिए एक प्रयोग की जाती है, गोरे। बात समझ गए? अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये आप समझ गए 111 किलोमीटर होती है। अब मैं आपसे 1-2 सवाल पूछता हूं, आपको इसी पे एप्लीकेशन करना है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 80 डिग्री नॉर्थ में खड़ा है ऐसे। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 डिग्री से उसकी दूरी बताइए, दूरी बताइए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा आपसे सवाल पूछते हैं, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ से उसकी स्थिति बताइए, उसकी स्थिति बताइए। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तीसरा दिख रहा है आपको, तो तीसरा सवाल आपसे ये पूछते हैं कि 23.5 डिग्री जो है, मान लीजिए 40 डिग्री नॉर्थ से उसकी स्थिति बताइए। ये क्या था, ये हमारा अनुप्रयोग है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एप्लीकेशन।
हमने ये सवाल दे दिए। अब जैसे कुछ नहीं करना है, देखिए मैं एक यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आप करके लाएंगे घर से। 0 डिग्री से मान लीजिए आप पूछा है तो कुछ नहीं, आपका 0 डिग्री रखना है, 0 से 80 के बीच में बताना है, सीधी सी बात है। और दूरी कहाँ से मापते हैं? कोणीय दूरी बताया है भूमध्य रेखा से, यानी यही सेंटर है पृथ्वी की। आप 0 डिग्री से माप लें तो यानी सीधे सीधे 80 डिग्री गुणे 111 किलोमीटर, ये जो जितना आपका आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। जस्ट सेम आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। ये सवाल आप याद रखिएगा, हम कल इसको आपको करा देंगे और जिसने भी उत्तर दिया उसके नाम कमेंट बॉक्स में। ये आपके सवाल हैं, ये आप पहले स्क्रीनशॉट पूरा लीजिए, ले चुके होंगे सवाल सही, ठीक। अब आज का लेक्चर अक्षांश रेखाओं तक था। अक्षांश रेखाएं हमने आपको कंप्लीट कर दी जितना जरूरी था, और जरूरी मैंने काफ़ी हद तक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी, एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और उम्मीद करता हूँ आज आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप लोग सकारात्मक अपना रवैया अपनाएंगे, और जिस तरह से आपने कल इंट्रोडक्शन वाले में सपोर्ट किया है इसी तरीके से इस लेक्चर में सपोर्ट करिए। लास्ट तक देखिए, चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए आप समझ सकते हैं। आज नया स्टूडियो भी सेटअप कर लिया है पूरा, कल और भी चीज़ें इसको बढ़िया से डेमोग्राफिक होगी, बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स आएंगी इसमें। अब ग्राफी पढ़ रहे हैं तो ग्राफी तो देना ही है, कल और भी लाइटें वाइटें बढ़िया से लग जाएंगी। थोड़ा सा अभी एक सिस्टम थोड़ा सही नहीं था, वो भी कल सही हो जाएगा, डोंट वरी। वीडियो रोज 8 बजे तक आ जाएगा। आज थोड़ा यही सेटअप करने में ही समय चला गया हम लोगों का, नहीं आपका टाइम से आ जाता, बट कोई नहीं, देर आए मगर दुरुस्त आए, वीडियो अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आपको एक जोश भरा थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहूँगा, जो कि हमारी पंचवटी नामक एक महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी, उसी की चंद पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगा। कि जैसे आप लोग मेहनत नहीं करते हो, बस उसी के लिए सुनाऊंगा कि जब कोई आदमी किस तरह से मेहनत करता है। लक्ष्मण भगवान जी जो थे श्री राम जी के छोटे भाई, वो क्या करते हैं सुनिए। कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा राज्य भोग के विपिन योग्य में बैठा आज विराग लिए। जाग रहा यह किसकी खातिर, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं, तीनों लोकों की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशा जरी माया ठहरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लाइनें समझ में आई होंगी। जो भी हिंदी के पढ़ने वाले हैं उनको ये लाइनों का मतलब समझ में आया होगा। और जैसे जब लक्ष्मण भगवान रात दिन नहीं सोते हैं, आपको भी अपनी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए रात दिन एक कर देनी है, सफलता जरूर कदम चूमेगी। सफलता भी त्याग मांगती है। सक्सेस वांट योर सैक्रिफाइस, if you can you will get, if you not able to do you will never get, understand। कोई बीज जब होता है, जब अंकुरित होता है तो बहुत शांति से होता है, बड़ा होता है, प्रफुल्लित होता है, बढ़ता है, शांति शांति से होता है। लेकिन जब वो गिरता है तो बहुत धाम से आवाज करता है और विस्फोट होता है। इट्स मीन क्रिएशन हैज नो साउंड बट डिस्ट्रक्शन हैज ह्यूज साउंड। तो आपको क्रिएट करना है, शोर शराबा नहीं मचाना है, पढ़ना है। तो इतना मोटिवेशन भी काफ़ी है। आपको उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप जैसा भी लगा है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब हाँ, सवाल तो मैं रोज़ आपको दूंगा, आपको मेहनत करवाऊंगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन वही पाएगा जो तपेगा। चलना तो सब सूर्य की तरह चाहते हैं, लेकिन उसकी तरह तपने का साहस दिखाइए। आप जो काम दिया जा रहा है उतना करिए। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, अगर 30 नंबर ज्योग्राफी आएगा प्रीलिम्स में तो आप विश्वास मानिए 24 नंबर इसी क्लास से आएगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको बहुत बहुत देखने के लिए धन्यवाद वीडियो। जय हिंद।